गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हमने बात की थी कि पर्वत जो है वो उसका प्रकार क्या है। आज हम बात करेंगे कि पर्वतों के जो वर्गीकरण है ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के अनुसार, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऊंचाई के आधार पर। इसमें हमारे हैं 4 भाग: निम्न या निचले पर्वत, रुक्ष पर्वत, घर्षित पर्वत और ऊंचे पर्वत। इसी अनुरूप स्थिति के अनुसार हम बात करते हैं तो 2 भाग हैं इसके: स्थल स्थित पर्वत और सागर स्थित पर्वत। स्थल स्थित पर्वत को हमने वापस 2 भागों में बांटा है, एक है तटीय पर्वत और दूसरा है आंतरिक पर्वत। इसी तरीके से निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है, एक है मौलिक या विवर्तनिक पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट या कर्षित पर्वत। मौलिक या विवर्तनिक पर्वत को हमने वापस 4 भागों में बांटा है: वलित पर्वत, अवरोधी ब्लॉक, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत और गुमुदागार पर्वत और संग्रहित पर्वत। चौथा है हमारा निर्माणकारी घटना के आधार पर, जिसमें हमने 4 भागों में बांटा है: कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, वॉरिस्कन या हर्सियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। तो ये जो पर्वत होते हैं, पर्वतों का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि पर्वत जो है वो समतल धरातल का 600 या 500 मीटर की जो ऊंचाई होती है और उसका एक शीर्ष होता है। इसका जो आधार होता है वो उसका चौड़ा होता है और जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है, उसको हम कहते हैं पर्वत। तो ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण जो है वो इस तरीके से, यद्यपि ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों में अत्यधिक अंतर होता है, तथापि ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है निम्न या निचले पर्वत। निम्न या निचले पर्वत उन्हें कहते हैं, इन पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक होती है। इन पर्वत जो निम्न या निचले पर्वत होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो 1000 या 1500 मीटर, 1000 से लगाकर 1500 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। दूसरे होते हैं रुक्ष पर्वत। रुक्ष पर्वत या रफ पर्वत भी कहते हैं इसे। ये कम ऊंचे पर्वत होते हैं। इन पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो करीब 1200 से 1500 मीटर तक इनकी हाइट होती है। थर्ड होता है घर्षित पर्वत। घर्षित पर्वत उसे कहते हैं, इन पर्वतों की ऊंचाई का निर्धारण 1500 से 2000 मीटर तक होता है। इसके उदाहरण में अपलेशियन है, अरावली है एवं पश्चिमी घाट भारत पहाड़ों की उपस्थित किया जा सकता है। चौथा है ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वत उसे कहते हैं, 2000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इनका भी विभाजन ऊंचे, अधिक ऊंचे और अत्यधिक ऊंचे तथा सबसे ऊंचे पर्वतों के रूप में किया जा सकता है। रॉकीज, एंडीज, आल्पस व हिमालय आदि पर्वत इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अब नंबर 2 बात करते हैं हम स्थिति के अनुसार। तो स्थिति के अनुसार हम बात करते हैं तो उसमें पर्वतों का विस्तार स्थलीय और सागरीय भागों दोनों में पाया जाता है। इस आधार पर पर्वतों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है स्थल स्थित पर्वत, यानी कि स्थल स्थित पर्वत, उसको वापस हमने 2 भागों में बांटा है: तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। तो स्थल स्थित पर्वत किसे कहते हैं? नंबर 1 तटीय पर्वत। इस प्रकार के पर्वत खासकर महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं। जो महाद्वीप हैं उस महाद्वीप के किनारों के समानांतर ये जो तटीय पर्वत होते हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं भारत के, तो भारत का ये जो पश्चिमी घाट के जो बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये पर्वत जो होते हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि तटीय भाग से ही किसी भी स्थल खंड का जो तट होगा उस तट के समानांतर ही वो पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं तटीय पर्वत। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज है। रॉकीज पर्वत, जैसे कि उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं हम, ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये एक तरीके से दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर रॉकीज पर्वत है और यहाँ पर एंडीज पर्वत है। तो ये जो है वो एक तरीके से प्रशांत महासागर का यहाँ पश्चिमी तट है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट है। तो तटीय भागों में जो पर्वत हमें दिखाई देते हैं, प्रशांत पैसिफिक प्लेट और क्या कहते हैं एक तरीके से ये अमेरिकन प्लेट के सबडक्शन से इन पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज तथा पूर्वी किनारे पर अपलेशियन पर्वत, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी
किनारे पर एंडीज पर्वत, यूरोप के दक्षिणी किनारों पर अल्पाइन पर्वत समूह, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर अटलस पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों किनारों पर पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत तथा एशिया के पूर्वी किनारों के पर्वतों को इस प्रकार से पर्वतों की श्रेणी में रखा जा सकता है कि इनमें पर्वतों की दिशा मुख्यतया या तो पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण है। वह हम बात करते हैं आंतरिक पर्वत। तो आंतरिक पर्वत जो होते हैं इस श्रेणी के पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण आंतरिक भूसंयोजन से हुआ होगा। यूराल पर्वत, वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट हिमालय। अगर महाद्वीपीय तटों के विस्तृत रूप को लिया जाए तो हिमालय के तटीय पर्वत की श्रेणियों में भी आ सकते हैं। ये पर्वत कुनलुन, त्यानशान, लिंगशान, अल्टाई आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। सेकेंड है सागर स्थित पर्वत। स्थलीय पर्वतों के अलावा जो सागर स्थित पर्वत है उसकी हम बात करते हैं। तो स्थलीय पर्वतों के अलावा अनेक पर्वतों का विस्तार सागर द्रोणियों, ओशियन बेसिन और महाद्वीप निमग्न तटों कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर पाया जाता है। इनमें से अधिकांश पर्वत जल के नीचे हैं, परंतु कुछ सागर स्थित पर्वत जल के ऊपर भी विद्यमान है। यदि पर्वतों की ऊंचाई का निर्धारण सागर तल से ऊंचाई ऊपरी ऊंचाई की अपेक्षा उनके आधार पर ऊपर से ऊंचाई के अनुसार किया जाए तो उनके सागर स्थित पर्वत महाद्वीपीय सर्वोच्च पर्वतों की श्रेणी में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप का मोना की ज्वालामुखी पर्वत सागर तल से 4200 मीटर ऊंचा है। यदि इस पर्वत की माप सागर नितल के उस भाग से की जाए जहां पर उसका आधार अर्थात जहां से वह पर्वत शुरू होता है उसकी ऊंचाई 9140 मीटर से अधिक हो जाएगी, जो कि स्थलीय सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है से भी ऊंचा होगा। इस प्रकार आधार की दृष्टि से यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत ठहरता है, परंतु सागर तल के आधार पर साधारण पर्वत ही होगा। इसी प्रकार एंटिलियन पर्वत समूह सागर तल से 3000 मीटर ऊपर है, परंतु इनकी ऊंचाई सागर तल से नीचे 1800 मीटर से 4500 मीटर तक है। इस प्रकार कुल ऊंचाई 8400 मीटर होती है, पर इसकी गणना साधारण पर्वतों में ही होती है। सागर स्थित पर्वत मुख्य रूप से ज्वालामुखी शंकु पर्वत ही होते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं थर्ड निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो सभी पर्वतों का निर्माण समान रूप से नहीं होता। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा सबसे उससे निषेध पदार्थों का जमाव, अपरदन के प्रभाव तथा स्थल के उभार आदि का सहयोग रहता है। परंतु किसी भी पर्वत के निर्माण में यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त सभी कारक कार्यरत हो। यह हो सकता है कि एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियों का सहयोग हो, परंतु उनमें से कोई एक शक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है। इस आधार पर पर्वतों को निम्न रूप में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मौलिक या विवर्तक पर्वत और दूसरा है अवशिष्ट पर्वत। मौलिक पर्वत को वापस हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है: वलित पर्वत, अवरोधित ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत और संग्रहित पर्वत। तो मौलिक पर्वत की बात करते हैं हम। मौलिक पर्वतों के निर्माण में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के आधार पर इन्हें कई उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। मौलिक पर्वतों की विवर्तिक पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो विभिन्न प्रकार की भू हलचलों, दबाव, तनाव, उभार के कारण होता है। नंबर 1 वलित पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, जिनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इनके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो ये महाद्वीपीय किनारों पर या तो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के इस प्रकार के उदाहरण हैं। यानी कि हिमालय पर्वत जो है अल्पाइन पर्वत है और रॉकीज, एटलस पर्वत जो है वो वलित पर्वत है, वलित पर्वतों के उदाहरण है। वलित पर्वत कई अपनतियों एंटीसाइक्लिन और अभिनतियों से साइक्लिन्स पाई जाती है। वलन के स्वभाव के आधार पर इन पर्वतों को 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला है साधारण वलित पर्वत और दूसरा है जटिल वलित पर्वत। वलित पर्वत को हमने 2 भागों में बांटा है, एक साधारण वलित पर्वत और दूसरा है जटिल वलित पर्वत। तो साधारण जब वलित पर्वत है उसे हम कहते हैं जब वलन साधारण होते हैं तथा अपनतियां और अभिनतियां साधारण रूप से व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती है तो उसे साधारण वलित पर्वत कहते हैं। यानी कि अपनतियां और अभिनतियां जब साधारण वे में होती हैं तो उसे हम साधारण वलित पर्वत कहते हैं। इस प्रकार के सामान्य वलित पर्वतों को आविर्भाव उस समय होता है जबकि दबाव की शक्ति सामान्य होती है। साधारण दबाव तथा मोड़ की क्रिया के कारण क्रम से अपनति और अभिनति पाई जाती है। सेकंड जो है वो जटिल वलित पर्वत है। जब दबाव की शक्तियां अत्यंत तीव्र होती हैं तो वलन की क्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है। अत्यधिक दबाव के कारण एक वलन का अग्रभाग टूटकर दूसरे वलन पर चला जाता है।
इस प्रकार ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। कभी कभी दबाव में तीव्रता और जटिलता के कारण परिवलित वलन बन जाते हैं। इस तरह के जटिल मोड़ वाले पर्वतों को इस श्रेणी में रखा जाता है। आयु के आधार पर वलित पर्वतों को विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, युवा वलित पर्वत। अब वलित पर्वत को आयु के आधार पर अलग तरीके से बांटा है, जिसमें पहला नंबर है युवा वलित पर्वत। इस प्रकार के वलित पर्वतों को विशेषता उन पर होने वाली अपर्दन की क्रियाओं की मात्रा तथा उनके धरातलीय रूप में के आधार पर निश्चित की जाती है। उन पर्वतों को युवा वलित पर्वत कहते हैं जिन पर अपर्दन के कारकों का प्रभाव अधिक नहीं हुआ हो। वास्तव में धरातल पर इन इस प्रकार के पर्वतों को सर्वथा अभाव होता है, क्योंकि पर्वत निर्माण तथा वलन की क्रिया साधारण तथा मध्य प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत पर्वतों का निर्माण क्षण क्षण होता रहता है। इस प्रकार पर्वत के निर्माण के समय ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तथा पर्वत निर्माण की समाप्ति से पहले पर्वतों में परिपक्वता आ जाती है। नंबर 2, परिपक्व वलित पर्वत। तो परिपक्व वलित पर्वत जो होते हैं धरातल पर नूतन मोड़दार पर्वत वास्तव में परिपक्व पर्वत ही होते हैं। इनमें एक नत कटक माउंटिंग रिच और एक नत घाटियां पाई जाती है। मोड़ों के अंतिम भाग में ये कटक तथा घाटियां मिल जाती हैं। पर्वत में उबड़ खाबड़ आकृतियों का आविर्भाव हो जाता है। अब वलित पर्वत की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? नंबर 1, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को देखने से स्पष्ट होता है कि ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं। इनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। दूसरा, वलित पर्वतों की चट्टानों की बनावट को देखने की ज्ञात होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने के कारण हुआ है। इन पर्वतों में सम्मिलित अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा तलछटी निक्षेप के कारण हुआ है। नंबर 3, पर्यवेक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें जलज हैं, अर्थात इनका निक्षेप जलीय भागों में हुआ था। इतना ही नहीं, इन चट्टानों में सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वलित पर्वतों की चट्टानों का जमाव सागरी या जलीय भागों में हुआ था। नंबर 4, वलित पर्वतों में तलछट की गहराई कई हजार मीटर तक 4000 फीट से भी अधिक पाई जाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इनका जमाव अत्यधिक गहरे सागर हाग महादे में हुआ है, परंतु इन तलछटों में ऐसे सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जो कि केवल उथले सागर में ही पनप सकते हैं। अतः इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वलित पर्वतों की चट्टानों का जमाव न केवल सागर में वरन उथले सागर में हुआ था। तलछटी जमाव के कारण बढ़ते हुए भार के फलस्वरूप सागरीय पेटी नीचे की ओर धंसती गई तथा जमाव एवं दसाव की लंबी प्रक्रिया के कारण इतने गहरे तलछट का जमाव हो गया। नंबर 6, वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं, जिनका एक ढाल अवतल तथा दूसरा ढाल उत्तल होता है। नियमानुसार पर्वत के ढाल अवतल होते हैं, जिधर से दबाव की शक्ति का आगमन होता है। उदाहरण के लिए हिमालय का आकार तलवार के रूप में है, जिसका उत्तरी किनारा अवतल तथा दक्षिणी किनारा अवतल है। चूंकि उत्तर से अंगारालैंड दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना के दृढ़ भूखंड की ओर सरक रहा था, अतः उत्तरी किनारा अवतल हो गया। नंबर 5, वलित पर्वतों का विस्तार लंबाई में अत्यधिक परंतु चौड़ाई में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज तथा एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में एक संकरी पट्टी में पाया जाता है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में 1500 मील यानी कि 2414 किलोमीटर की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 250 मील यानी कि 402 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वलित पर्वतों का निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे एवं संकरे सागर में हुआ है। इस प्रकार के जलीय भाग को भूसन्निधि कहा जाता है तथा यह निश्चित किया जा चुका है कि भूसन्निधियों से वलित पर्वतों की रचना। इतना ही नहीं, भूसन्निधियों को वलित पर्वतों को पालना कहा जाता है। वर्सेस्टर के अनुसार सभी बड़े बड़े वलित पर्वत पहले की भूसन्निधियों के किनारे पर पाए जाते हैं। नंबर 7, अपर्दन की शक्तियों के कार्यरत होने से वलित पर्वतों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक अपर्दन के कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावच के विलोम या प्रतिव्यक्त हो जाता है। वलित पर्वतों के वितरण के लिए अल्पाइन पर्वत का जो उदाहरण वो सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 2, हम बात करेंगे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। तो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत होते हैं इन पर्वतों का तनाव निर्माण जो होता है वो तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। चूंकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है,
अतः इन्हें भ्रंशोत्तर पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत प्राय दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होते हैं जिनका आकार मेज के समान होता है। ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। इस विषय में दो प्रमुख मत उल्लेखनीय है। नंबर 1, भ्रंश या दरार सिद्धांत, जो फॉल्ट थ्योरी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भूपृष्ठ पर चट्टानों में बड़े पैमाने पर दरार या भ्रंश के निर्माण के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उटा तथा नेवादा प्रांतों में स्थित ग्रेट बेसिन रेंज पर्वतों की चट्टानों की बनावट का अध्ययन क्लैरेंस किंग ने किया है तथा इन पर्वतों का नामकरण गिलबर्ट ने 1870 से 1875 के बीच भ्रंशित ब्लॉक किया है। इसी समय से दरार या भ्रंश के उत्पन्न पर्वतों को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत की संज्ञा प्रदान की जाती है। चूंकि दरार के कारण धरातल का बड़ा भाग ब्लॉक ऊपर या नीचे चला जाता है, अतः इस प्रकार के निर्मित पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। गिलबर्ट के बाद लुडरबेक ने अनेक उदाहरण के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि बेसिन रेंज पर विस्तृत लावा में पर्याप्त फटन हुई है तथा इसमें झुकाव भी हुआ है। इतना ही नहीं, लावा में विस्थापन भी हुआ है। लुडरबेक के अनुसार इस पर्वतीय क्षेत्र में लावा में फटन, झुकाव या विस्थापन का एकमात्र कारण उस देश में भ्रंश की क्रिया या का सक्रिय होना ही बताया जाता है। अंत में लुडरबेक ने अनेक प्रमाणों के आधार पर बताया है कि भ्रंश की क्रिया के कारण इस क्षेत्र में ब्लॉक पर्वतों का सृजन हुआ है। डेविस महोदय ने भी इस समस्या के निराकरण के लिए अनेक प्रमाणों को संग्रह किया है तथा अंत में ब्लॉक पर्वतों की भ्रंश उत्पत्ति सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कई रूपों में होता है। जब दो सामान्य दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इससे ऊपर उठे हुए स्थल खंड को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को होस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार से निर्मित ब्लॉक पर्वत को ऊपरी भाग पठारी की सतह सपाट होता है, किंतु इसके नीचे किनारे वाले ढाल तीव्र होते हैं। जब दरार के निर्माण के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर स्थल खंड नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो मध्यवर्ती भाग अपनी जगह पर स्थित रहता है, तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। समीपवर्ती भाग के नीचे धंस जाने की से मध्यवर्ती भाग उठा हुआ लगता है, जो कि एक होस्ट शाही स्वरूप होता है। ऊंचे पठारी भाग या चौड़े गुंबदों में इस क्रिया के कारण ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। जब धरातल के किसी भाग में दो समानांतर दरारों के बीच का भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो किनारे वाले भाग ऊपर उठ दिखाई देते हैं। धसा हुआ भाग भूभ्रंश घाटी कहा जाता है, परंतु किनारे वाले उठे भाग ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। सेकंड है अपर्दन सिद्धांत, ब्लॉक पर्वतों में ही। तो अपर्दन सिद्धांत जो ये तो था दृश्य और दरार या भ्रंश का, जो हम फॉल्ट थ्योरी कहते हैं। दूसरा है अपर्दन सिद्धांत। अपर्दन सिद्धांत जो दिया है वो बताते हैं, स्पर महोदय के ग्रेट बेसिन रेंज के विभिन्न पर्वतों का अध्ययन करने के बाद बताया गया है कि वर्तमान ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भ्रंश के कारण न होकर विषयक अपर्दन के कारण होता है। स्पर के अनुसार मेसोजोइक कल्प में जब कि प्रथम दबाव संबंधी मोड़ों का सृजन हुआ तब उन पर अपर्दन कार्य प्रारंभ हो गया। यद्यपि स्थल विरूपणी शक्तियां भी कार्य करती है, परंतु अपर्दन की अपेक्षा उनका प्रभाव कम होता है। स्पर महोदय के अनुसार ब्लॉक पर्वतों का वर्तमान रूप निश्चय ही अपर्दन का प्रतिफल है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को नहीं मानते। इस मत के विपक्ष में कहा जाता है कि कम से कम ब्लॉक पर्वतों के निर्माण तथा उनके वर्तमान रूप में के विकास में स्थल विरूपण का सर्वाधिक हाथ रहा है। अपर्दन द्वारा केवल श्रेणियों में कैनियन का निर्माण होता है, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण धरातली भागों में भ्रंश पड़ने के कारण ही होता है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण प्राय हर महीने में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी ओरेगन प्रांत में स्टीन्स माउंटेन डिस्ट्रिक्ट में वार्नर, एल्बर्ट तथा क्लामथ जिलों के चारों तरफ कई युवा ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं। उटा प्रांत में वासाच रेंज एक परिपक्व घर्षित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप में वॉजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। इन दो पर्वतों के मध्य भाग नीचे की तरफ खिसक गया है, जिस कारण राइन भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। राइन घाटी 20 मील 32 किलोमीटर की लंबाई में बेसल और बिंजन के बीच में पाई जाती है। इसके पश्चिम में वाजेस तथा पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के खड़े ढाल पाए जाते हैं। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का ही एक उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसकी लंबाई 400 मील यानी कि 643 किलोमीटर तथा चौड़ाई 50 मील 80 किलोमीटर, ऊंचाई 800 फीट यानी कि 2438 मीटर से 1200 फीट 3657 मीटर तक है। थर्ड जो है वो गुमुदगार पर्वत। तो गुमुदगार पर्वत जो है वो जब पृथ्वी की धरातली भाग में चाप के आकार के उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुमुदगार पर्वत कहा जाता है। वास्तव में गुंबद का ऊपरी भाग गोलाकार होता है। जब धरातली भाग में उभार नगण्य होता है तो मैदान या पठार का रूप होता है, परंतु जब उभार अधिक होता है तो गुमुदगार पर्वत का आविर्भाव होता है।
छोटे छोटे ढेर से लेकर ऊंचे ऊंचे तथा विस्तृत गुंबद पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार एक लघु तथा निम्न गुंबद का प्रमुख उदाहरण है। इसमें चट्टानों के स्तरों को नति केवल 1 डिग्री ही पाई जाती है। इसके विपरीत ब्लॉक हिल्स, बिग हॉर्न्स विस्तृत गुंबदों के उदाहरण हैं। आकार में भी गुंबदाकार पर्वतों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। कुछ 100 मीटर से लेकर गुंबद का विस्तार कई किलोमीटर तक होता है। उच्चावच आकृतियों के आविर्भाव तथा विकास की दृष्टि से गुंबदाकार पर्वतों का युवा, परिपक्व तथा जीर्ण या घर्षित 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वर्तमान समय में विस्तृत आकार तथा अधिक ऊंचाई वाले कोई भी युवा गुंबद दृष्टिगत नहीं होता। इसका प्रमुख कारण उभार के साथ अपर्दन का प्रारंभ हो जाना ही बताया जा सकता है। जब किसी क्षेत्र में वृहद गुंबद के चारों ओर छोटे छोटे गुंबदों का विस्तार पाया जाता है तो उसे मिश्रित गुंबद कहा जाता है। निर्माण की प्रक्रिया तथा उसमें सम्मिलित चट्टानों के आधार पर गुंबदाकार पर्वतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 साधारण गुंबद, नंबर 2 ज्वालामुखी गुंबद, नंबर 3 साल्ट गुंबद। अब चौथा है अवशिष्ट या संग्रहित पर्वत। गुंबदाकार हो गए, अब है संग्रहित पर्वत। तो संग्रहित पर्वत उसे कहते हैं जो धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। सर्वप्रथम धरातल पर इनका आकार छोटे टीले के समान होता है, परंतु निरंतर वास्तव में ज्वालामुखी उद्गार से निश्चित लावा विखंडन और पदार्थ तथा राक्षण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध संग्रह में पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी निर्मित विभिन्न प्रकार के शंकु इस प्रकार के पर्वत होते हैं। मिश्रित शंकुओं वाले ज्वालामुखी पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे अधिक विस्तृत तथा सबसे अधिक सुडौल ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के चस्ता हुड तथा रेनियर, फिलीपाइंस के मेयान तथा जापान के फ्यूजियामा को प्रस्तुत किया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर के 22 ज्वालामुखी पर्वत हैं। इनमें से 15 ऐसे हैं जिनमें ऊंचाई 1500 फीट 4572 मीटर से अधिक है। कोटापेक्सी की ऊंचाई 19,613 फीट 5,791 मीटर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वतों का ढाल मुख्य रूप से लावा के स्वभाव तथा विखंडन पदार्थों की मात्रा पर आधारित होता है। यदि शंकु का निर्माण गाढ़े लावा से होता है तो तीव्र ढाल होता है, परंतु पतले लावा द्वारा निर्मित पर्वत के ढाल मंद होते हैं। अन्य ज्वालामुखी पर्वतों में मेक्सिको का कोटा पोपा केटी पल, कैलिफोर्निया का लेसन पीक, इटली का विसुवियस तथा चिली का एकांगा गुवा आदि उल्लेखनीय है। नंबर 5 हम बात करते हैं मिश्रित या जटिल पर्वत। तो मिश्रित या जटिल पर्वत जब किसी पर्वत में संरचना संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तथा जब कई प्रकार की संरचना एक दूसरे से मिलकर विविध रूप धारण कर लेती है तो उस पर्वत को जटिल पर्वत की संज्ञा प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में जब किसी पर्वत पर कई पर्वतों की विशेषता सम्मिलित रूप में पाई जाती है तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जा सकता है। प्रमुख विद्वान लोबेक के अनुसार मिश्रित पर्वत उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण पूर्ण रूप से आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी शैल से होता है, उनमें से कई मिश्रण से होता है। भूपटल पर केवल एक चट्टान से निर्मित मिश्रित पर्वत या कई चट्टानों से निर्मित सभी प्रकार के मिश्रित पर्वत प्राय हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में आग्नेय, रूपांतरित तथा परतदार शैल के निर्मित मिश्रित पर्वतों में कई उदाहरण मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में योसेमाइट पर्वत का सिएरा नेवादा पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। इसकी रचना ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टान से हुई। ये दक्षिणी रॉकी पर्वत या पाइक पीक प्रदेश में ग्रेनाइट से निर्मित एक मिश्रित पर्वत ही है। रूपांतरित चट्टानों से निर्मित मिश्रित पर्वतों को उत्तम उदाहरण न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य का व्हाइट पर्वत, जिसकी बनावट में सिस्ट क्वार्टजाइट की अधिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना प्रांत में उत्तरी रॉकीज पर्वत की एनाकोंडा श्रेणी में आग्नेय तथा रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टानों के उदाहरण मिलते हैं। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का मनहट्टन प्रांत भी रूपांतरित चट्टानों में मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। लास्ट बात करते हैं हम अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। तो अवशिष्ट और घर्षित पर्वत जो होता है उसमें हम बात करते हैं कि इन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहा जाता है कि अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत कटकर नीचे हो जाते हैं तथा इनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जो वर्तमान समय में सर्वोच्च वलित पर्वत हैं, वे भी कालांतर में नदी, हिमनद, वायु, तुषार आदि के प्रभाव से कटकर या घिसकर निम्न पर्वत का रूप धारण करके अवशिष्ट पर्वत का हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में भावी घर्षित पर्वत के निर्माण के आसार नजर आ रहे हैं। भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं।
अत्यधिक अपरदन के कारण ऊंचा उठा पर्वत घिसकर नीचा हो जाता है तथा कुछ भाग ऊपर खड़े रह जाता है, जो कि समीपवर्ती भाग के नीचे रहता होता है। विंध्याचल पर्वत कभी एक उच्च पर्वत था, परंतु वर्तमान समय में घर्षण के कारण इनकी औसत ऊंचाई 1200 से 2500 फीट और 365 मीटर से 762 मीटर तक रह गई है। इसी प्रकार अरावली की पहाड़ियां प्रारंभिक पर्वतों केवल चिन्ह मात्र ही रह गई है। तो विद्यार्थियों, आज आपने पढ़ा ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के अनुसार और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। विद्यार्थी, आप पर्वत निर्माण की ये जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कहीं न कहीं हमारे पर्वतों की जो संरचना है उस संरचना को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो मेरे द्वारा व्याख्या की गई है उस व्याख्या को बहुत तरीके से समझते हुए अपने खुद के नोट्स बनाएं और इसको व्यवस्थित करके समझने का प्रयास करें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने एलबीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।